क्या हाल पढ़ ले गैंग। तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देख रहे हो 18, 14, 17, 12, 14, 17 कितने ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और 13 तक के आगे तक यानी कि 12, 11 यानी कि लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स मैंने तुम्हारे हर एक चैप्टर के लिख दिए हैं, यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, हैंड पिक किए हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को तो आंसर के साथ लिखा हुआ है, उसको तो देखेंगे ही, समझेंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन एक एक क्वेश्चन से उस पूरे टॉपिक को डिकोड कर लेंगे कि इस बार इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक भी सेकंड बिना मिस किए, बिना वो टैप करके 10 सेकंड आगे बढ़ाए पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखना यार। बीच में मैं तुम्हें ब्रेक भी दे दूंगा जहां वीडियो लंबी होगी, लेकिन साथ साथ वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस यही है कि तुम साथ साथ एक एक क्वेश्चन के आंसर को समझो और कहीं पर भी ना फंसो। अगर इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घुमा करके इस साल दे देता है तुम्हारे इस बार बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखो क्या क्वेश्चन है, 2018 का ये क्वेश्चन। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड। अब जैसे ही सोडियम सल्फेट बोलेगा तुम्हें साइड में लिख लेना है उसका फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट Na2SO4, फिर इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड टेकन इन टेस्ट ट्यूब। किसमें, बैरियम क्लोराइड BaCl2। राइट द इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेम द टाइप। बस इतना सा करना है कि क्या होता है ये बताना है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, फिर राइट द इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन और नाम बताना है कि कौन से टाइप का रिएक्शन है। देखो अगर हम ये सब चीज हटा भी देते हैं, ठीक है, अगर ये सब चीज भूल भी जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका होता है कि तुम सबसे पहले रिएक्शन लिख लो। सबसे पहले रिएक्शन लिख लो, तुम्हें खुद याद आ जाएगा, क्योंकि हमने सारी की सारी रिएक्शंस इस एक वीडियो में देखा था। इस वीडियो में सारी रिएक्शन देखिए, ट्रिक समझिए कि कैसे होता है रिएक्शन और किस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो देखो अगर तुमने वो वीडियो देखी होती तो ये रिएक्शन तुम आराम से कर लेते और ये भी बता पाते कि क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो जैसे अगर यहां पे लिखते हो Na2SO4 प्लस BaCl2, तो दोनों में अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सबको पता है कि यह बन जाता है NaCl प्लस BaSO4 और फिर इसको बैलेंस करना होता है, तो ये बैरियम सल्फेट बनता है और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है। यहां पर इसको बैलेंस करना है। अब बैरियम सल्फेट क्या है बताओ, बैरियम सल्फेट क्या है। देखो बैरियम सल्फेट क्लियरली हम सबको पता है कि बैरियम सल्फेट डिसॉल्व रहता है, ठीक है। देखो पढ़ो इसको, व्हेन सोडियम सल्फेट इज एडेड टू बैरियम क्लोराइड इट गिव्स व्हाइट पीपीटी ऑफ बैरियम सल्फेट। बस यही देखना था कि जो बैरियम सल्फेट बन रहा है ये एक पीपीटी है, पीपीटी यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड स्टेट है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। द रिएक्शन ऑल्सो क्रिएट्स सोडियम क्लोराइड NaCl, जो भी दिखाया, ठीक है, विच रिमेन्स डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड सो कैन नॉट बी सीन। बस मेन चीज यहां पर क्या थी, पहले वाले का आंसर था, हमने जैसे रिएक्शन लिखा मालूम पड़ा कि बैरियम सल्फेट एक सॉलिड स्टेट का प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट सॉलिड रहता है जो डिसॉल्व नहीं होता वाटर में। तो उसके बाद जैसे मालूम पड़ा कि वही चीज लिखनी है पहले आंसर में, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक सॉलिड स्टेट का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, ये ऑब्जर्व किया। दूसरा इक्वेशन तो हमने लिखी ली थी, और तीसरा नेम द टाइप। अब टाइप से ही मालूम पड़ा कि पहले Na के साथ SO4 था, अभी Ba के साथ आ गया, और पहले Ba के साथ Cl2 था जो Na के साथ आ गया, यानी कि टोटल एक्सचेंज हो चुका है। तो यहां पर क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शंस को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन वाली वीडियो जरूर से देख लेना जो मैं बता रहा हूं, उसमें एक एक चीज समझा रखी, सारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करवा रखे हैं। चलो आगे, अगले CBSE 14 और 17 में आ चुका है ये क्वेश्चन, और X और Y वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफी लोग को दिक्कत होती है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for testing carbon dioxide. Identify X. What will be the reaction and carbon dioxide? Write a balanced equation. तो इक्वेशन सब में लिखने को आ रही है। सबसे पहले समझना X क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, कोई भी सब्सटेंस है X, उसका सॉल्यूशन यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इज यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस को टेस्ट करने के लिए। अब थोड़ा सा याद करो कि तुमने इस एसिड बेस वाले चैप्टर में या चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में कहीं भी क्या देखा था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करते हैं। जल्दी बताओ, याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कोई सी देखी थी? तो याद आ रहा होगा कि कुछ कुछ हमने पढ़ा था। क्विक लाइम, 3 लाइम पढ़े थे, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, और लाइम वाटर।
तो क्विक लाइम क्या था अपना CaO और स्लेड लाइम क्या था अपना CaOH ट्वाइस। ठीक है, अब इसी स्लेड लाइम में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते थे तो क्या बन जाता था मार्बल CaCO3। ठीक है, याद आया कि इसी स्लेड लाइम में जब हम मिला देते थे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता था CaCO3 मार्बल, जो कि एक सॉलिड होता है। तो बस यहां पर हमने जैसे ही याद की कि कौन सी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की थी चैप्टर 1 में, तो मिल गया हमें आंसर अपना कि एक्स क्या है। एक्स तो हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे ना कि जिसको CO2 से टेस्ट करते हैं। तो किसको टेस्ट करते हैं? CO2 के लिए क्या लाते हैं टेस्टिंग के लिए? पता चल गया, ये लाते हैं अपना स्लेग्ड लाइम CaOH ट्वाइस। ये देखो एक्स इज लाइम वाटर या स्लेग्ड लाइम CaOH ट्वाइस। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड। अब हमने देखा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास करते हैं तो ये क्या होता है CaCO3 बन जाता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है और मिल्की जैसा थिकनेस का लगने लगता है, क्योंकि वो सॉलिड कलर का व्हाइट व्हाइट पार्टिकल मार्बल पार्टिकल CaCO3 बन जाते हैं उसमें। और रिएक्शन तुम्हें पता ही CaOH ट्वाइस प्लस CO2। तो जितनी भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है यार, आई प्रॉमिस तुमसे नहीं मिस होंगे अगर वो रिएक्शन वाली वीडियो देख ली। आगे बढ़ो, देखो अब जहां इसके आगे क्रॉस लगा है तो यानी कि ये क्वेश्चन रिमूव्ड है, क्योंकि ये अपना रेंसिडिटी वाला क्वेश्चन है जो इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। चलो आगे, ये रहा क्वेश्चन अपना 12 में भी आया है, 14 में भी, 17 में भी। कितनी बार रिपीट हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped right the chemical reaction? केमिकल रिएक्शन पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यार, मैंने इसीलिए वो वाली वीडियो में केमिकल रिएक्शन करवाया था। अब यहाँ पे पूछा है कि कलर चेंज क्यों होता है, किसमें? जब हम आयरन नेल को डालते हैं कॉपर सल्फेट में। तो उस वीडियो में भी बताया था, आयरन नेल हो गई Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, कैसे पता करेंगे? तो देखो, जब भी एक मेटल अलग रहेगा और यहाँ पर कोई कंपाउंड रहेगा, कोई सॉल्यूशन रहेगा, तो तुमको पता करना है अपनी वो टेबल से। कौन सी टेबल से? अरे वो टेबल थी ना रिएक्टिविटी सीरीज वाली, सबसे ऊपर इसमें क्या था? कैटरीना ने CS कार मांगी अल्टोजन फरारी फिर भी हंजी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये था ट्रिक। सिल्वर ऑडी यानी कि Ag और Au, ऑडी से Au जिसको कहते हैं गोल्ड। तो अब जो ऊपर वाले मेटल रहते हैं, जैसे ये मेटल है, वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें देखो आयरन ऊपर है या कॉपर, तो बीच में मालूम पड़ेगा कि आयरन कॉपर से ऊपर होता है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसलिए ये बना देगा FeSO4 और Cu को अलग कर देगा। ठीक है, यही रिएक्शन होती है। क्यों होती है? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। देखो यहां पे क्या लिखा है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, यही चीज है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फाइम आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, हेंस द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज। अब कलर चेंज भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है CuSO4 से FeSO4 में। CuSO4 पहले ब्लू होता है, फिर FeSO4 ग्रीन कलर का बन जाता है। आगे आ जाओ, ये भी रेंसिडिटी का क्वेश्चन है जो इस साल नहीं आ रहा है, पॉज करके एक बार रीड करना चाहो कर सकते हो। देखो CBSE 2013 का क्वेश्चन, इफ कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर फ्लेम इट डेवलप्स अ कोटिंग, व्हाट इज द कलर एंड कंपोजिशन। हमें पता है कि कॉपर को हीट जब करते हैं, देखो जब भी किसी को हीट करते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंस में तो ऐसे लिखते हैं O2 प्लस करके, तो Cu प्लस O2 क्या बनता है CuO। बैलेंस कर लो इसको। CuO क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड, जो कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का, सबको मालूम है, मैंने बताया था। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक और लेड ऑक्साइड येलो। ठीक है, ब्लैक एंड CuO और कॉपर ऑक्साइड। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। ये क्वेश्चन यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टॉपर भी इसको आंसर जल्दी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे पूछा गया है कि क्या सारी की सारी, यहां पे पूछा नहीं है तो स्टेटमेंट दे दिया गया है। कई बार ऐसे पूछ भी सकता है कि क्या डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है एक्सोथर्मिक। तो याद रखना, सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी लगानी हो, प्लस करनी हो, प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी या हीट जिसमें देनी हो। तो एक्सप्लेन करो क्यों। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, मान लो अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर AgCl2 का, सबको पता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है और इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाता है Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो यहां पर सनलाइट अपनी एनर्जी इसको दे रहा है ना, यहां पे एनर्जी लगा रहा है इसके ऊपर, तभी तो ये टूट रहा है। फिर चाहे तुम एग्जांपल ले लो अपना वाटर वाला, जो वाटर टूटता है, तो बिकॉज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और जहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड लगानी हो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। फिर आगे आओ, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, में जो डिस्कस कर रहा था कि वाटर कैसे तोड़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का, कि क्यों गैस डबल होती है, तो मैंने बता ही दिया था यार उसी रिएक्शन वाली वीडियो में। गैस क्यों डबल होती है? क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल को कैसे लिखते हैं हम? H2O। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है,
2 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो जब उसका गैस फॉर्म में स्प्लिटिंग होगी, गैस फॉर्म में कन्वर्जन होगा, तो वॉल्यूम भी हाइड्रोजन की ज़्यादा रहेगी। बोथ द गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन बोथ इलेक्ट्रोड रेशियो 2:1, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। देन on adding dilute hydrochloric acid to copper oxide powder, the solution formed is blue green. Predict the new compound formed which imparts a blue green color to the solution. देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि जब HCl को मिलाते हैं कॉपर ऑक्साइड में तो क्या बनता है, बताओ क्या बनता है। जब HCl को कॉपर ऑक्साइड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा यार, ये बना लेता है CuCl2 प्लस H2O, वाटर और CuCl2। तो देखो ये जितनी भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं, सारे रिएक्शन हमने वाली वीडियो में डिस्कस किया था। बार बार कह रहा हूँ कि वाली वीडियो देख लेना एक बार, तो केमिस्ट्री हमारी आधी से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी अपने आप। HCl और CuO जब रिएक्ट करते हैं तो बना देता है CuCl2 और H2O यानी कि वाटर, और यही CuCl2 की वजह से कलर चेंज आता है। ठीक है, द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर क्लोराइड CuCl2 विच इम्पार्ट्स अ ब्लू ग्रीन कलर टू द सॉल्यूशन। इसी की वजह से सॉल्यूशन में ब्लू ग्रीन कलर आता है, क्योंकि बचा हुआ तो वाटर है जो न्यूट्रल होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का। चलो, राइट द स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग। ये क्वेश्चन जल्दी नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन रहेगा जिसमें सिर्फ बैलेंसिंग दिखानी पड़ेगी। अब देखो अगला देखते हैं, राइट द स्केलेटल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके लिए स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। ये सिंपल है बट कई लोग इसमें भी फंसते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर एंड वाटर, यानी कि पूरा का पूरा बता दिया है कि क्या फॉर्म हो रहा है, बस तुमको लिखना है। क्या बताया है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और सल्फेट SO4। अब दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं ये भी लिख दिया है, सल्फर एंड वाटर। क्या बना रहे हैं S प्लस H2O, सल्फर एंड वाटर। S से सल्फर होता है। अब बस इसको बैलेंस कर देना इस इक्वेशन को और हो गया आंसर। फिर इसी तरह ये मीथेन ऑन बर्निंग कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन यानी कि CH4 प्लस बर्निंग कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, बताया था ना, जब भी बर्निंग होगी तो उसको ऑक्सीजन की तरह लिखते हैं प्लस करके, प्लस O2 क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख दिया है, बस इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, चलो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्यों हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। अब राइट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ, ये देखो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट कन्वर्ट इनटू, बताया था अभी ऊपर ही क्लोराइड की रिएक्शन, उसी तरह ब्रोमाइड की भी होती है। AgBr कन्वर्ट कर जाता है किसमें, Ag प्लस Br2 में, किसमें Ag प्लस Br2 में जब सनलाइट आती है। और ये AgBr वाली रिएक्शन और AgCl वाली रिएक्शन दोनों मिलके मदद आती है किसमें, फोटोकॉपी मैकेनिज्म में। ठीक है, अब फोटोग्राफी मैकेनिज्म में देखो, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस H2O, जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दो, Na प्लस H2O रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इस पर क्या करना है, इसको बैलेंस कर दो, बन गई रिएक्शन। और ये बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हो। चलो आगे आओ, जल्दी जल्दी से हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के देख लेंगे। 2020 से लेकर 18 से लेकर 11 तक के सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं। जैसे ये क्वेश्चन में ZnCO3 को हीट करा गया है इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये इंपॉर्टेंट है, गिव द रिलेवेंट इक्वेशन। अब एब्सेंस ऑफ एयर में जब हीट करते हैं ZnCO3 को, तो एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि यहां पर प्लस O2 ऐसे करके नहीं लिखेंगे, यहां पे एयर की एब्सेंस है तो डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट एरो बनेगा सॉरी, डायरेक्ट एरो बनेगा। ZnCO3 को हीट कर रहे हैं, ये भी रिएक्शन मैंने उस वीडियो में बताई थी। और जब भी हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, डिकम्पोज जाता है। कैसे टूटेगा, ZnO प्लस CO2 में, और इसी को बैलेंस कर लेंगे। तब वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन में A प्लस B मिलकर C बनाते हैं और यही C टूट जाता है एनर्जी देने के बाद A और B में। चलो, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द एयर, नेचुरली अकरिंग क्लोराइड और ऑक्साइड। नेचुरली अकरिंग जो क्लोराइड और ऑक्साइड बनते हैं ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कुछ भी हो गया, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन से टाइप के रिएक्शन से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, क्योंकि उसको हम रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में, ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं क्योंकि तो खुद ही क्लोराइड है ऑक्साइड है, तो रिड्यूस करते हैं, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। 2011 का क्वेश्चन। अब आगे, वाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक, क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है, बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अब वाई इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड केप्ट इन कलर्ड वाटर, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन ना कर ले, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। देखो
हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस इनटू H2O एंड O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हेंस टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट जाता है H2O और O2 में, डिकम्पोज जाता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए कलर्ड बॉटल में रखते हैं कि सनलाइट ना आ पाए। देखो H2O2 बन जाता है किसमें, H2O2 बन जाता है किसमें, H2O और O2 में। अब मैग्नीशियम रिमन को क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, इसलिए घिस घिस के ऑक्साइड की लेयर को हटाते हैं। ठीक है, चलो आगे आओ। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट, ये हमने देख लिया है। अब मोस्ट ऑफ दी, ये यहाँ पे कटा हुआ है क्योंकि ये कोरोजन से रिलेटेड है जो इस साल नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस पे भी यार 2010 2011 पिछले 10 साल के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे यार, कुछ भी मिस नहीं होगा। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जल्दी आओ। पहला क्वेश्चन है अपना 2010 और 11 वाला, जो है कि when a drop of orange juice is added to pure water, how the pH will vary for water। देखो जब ऑरेंज जूस को, ऑरेंज से हमें क्या पता चलता है कि ये एक सिट्रस फ्रूट है या सिट्रिक फ्रूट है, ठीक है, और सिट्रिक फ्रूट यानी कि खट्टा फ्रूट यार, सिंपल भाषा में। और ये क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, सबको मालूम है। एसिडिक मतलब क्या, देखो इसी तरह से डिकोड किया जाता है। सिट्रस फ्रूट है, ये एसिडिक है। एसिडिक मतलब क्या है, जो pH लेस देन 7 होता है। नहीं याद आ रहा तो याद दिला दूं, ये स्केल हो गई, बीच में 7 हो गया, लेफ्ट में जो आया वो एसिड, पहले ए आता है इसलिए एसिड लिख देना लेफ्ट में, और बाद में बी आता है इसलिए बेस लिख देना राइट में। ठीक है, चलो तो अब इफ अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इज ऑल्सो एडेड व्हाट विल बी देयर एनी मोर चेंज। तो देखो पहले पानी में ऑरेंज जूस ऐड कर रहे हैं, फिर उसी में लेमन जूस भी ऐड कर दे रहे हैं, जो एक और खट्टा चीज़ है। तो ऑरेंज और लेमन बोथ आर सिट्रस, दोनों में सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए दोनों एसिडिक हैं। तो पहले क्या होगा, when we add to pure water these juices acid will release H plus ion, सबको पता है एसिड से H plus ion रिलीज होता है on dissociation, and then the pH will decrease from 7 as acidity। ठीक है, then the pH will decrease from 7 बिल्कुल 7 से कम होता जाएगा, क्योंकि 7 से कम होगा तभी तो एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या था कि इफ अ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इज ऑल्सो एडेड विल देयर बी मोर चेंज। हाँ, लेमन ड्रॉप बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, pH नहीं, एसिडिटी इंक्रीज होगा, यानी कि 7 से और कम होता जाएगा pH। आगे आओ, अ नाइफ इज यूज टू कट अ फ्रूट, पढ़ो, अ नाइफ इज यूज टू कट अ फ्रूट। नाइफ को हम लोगों ने फ्रूट काट दिया, वॉज इमीडिएटली डिप्ड इनटू वाटर कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस। देखो बड़े इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। इफ द कलर ऑफ सोल्यूशन इज चेंज टू रेड व्हाट कैन बी सेड अबाउट फ्रूट। फ्रूट के बारे में क्या कह सकते हो कि एसिडिक है या बेसिक। अगर जो चाकू से हमने काटा, देखो ये चाकू थी, अरे सिर्फ फल काटा है, वो बात अलग है, तुम्हारा भी किसी ने काटा है। खैर फल की बात करते हैं कि चाकू से क्या हुआ, फल को काटा है, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स लगे होंगे उस फ्रूट के। अब उसी चाकू को हमने डिप कर दिया, किस में डिप कर दिया है, एक सॉल्यूशन में, जिसको कौन से कलर का था, इफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू रेड, जो कौन सा कलर का था, ब्लू लिटमस था। देखो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रखा हुआ था, उसमें डाला हमने, तो डालते ही ये क्या हो गया, रेड हो गया। अब मैंने तुमको बताया था एक चीज, BAR, बार, इससे याद रखना कि ए होता है एसिड, और एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में करता है। ब्लू रेड में हो गया, तो यानी कि वो फ्रूट कैसा था, एसिडिक था। और एसिडिक कौन से फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं। ठीक है, द फ्रूट में भी सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट। चलो अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3, HCl एंड HNO3, ये भी 2010 और 11 में आया है। और क्या क्वेश्चन है, HCl एंड HNO3 सो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्टिविटी में था ये भी क्वेश्चन, कि HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि अपने वाटर के सॉल्यूशन में, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं करते हैं सो, ऐसा कुछ भी। और एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन भी हमने पूरी की पूरी बुक की एक्टिविटी के क्वेश्चन हमने कर लिए एक वन शॉट वीडियो में, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या रीज़न है, देखो HCl और HNO3 कोई भी चीज़ एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कब शो करता है, बताओ, कोई भी चीज़ एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कब शो करता है, जब वो लूज आयन्स, कौन से आयन, H प्लस आयन जब भी लूज करता है तभी। और जब तक वो आयन लूज नहीं करेगा तब तक वो एसिड तो कहलाएगा, लेकिन एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करेगा। जैसे हमने देखा था कि जब हम ड्राई लिटमस ले जाते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं आता है, लेकिन वहीं अगर लिटमस सॉल्यूशन लेके जाते हैं तो कलर चेंज आ जाता है। तो क्या मेन मैटर है, मेन मैटर है कि आयन्स लूज हो रहे हैं कि नहीं, और वही
फैक्टर यहाँ पर भी रोल प्ले करता है। यहाँ पे क्या है, HCl एंड HNO3 प्रोड्यूस H आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जब ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं तो H प्लस आयन, कौन से आयन, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए एसिडिक कैरेक्टर से शो करते हैं। लेकिन वहीं एल्कोहल और ग्लूकोज, एल्कोहल यानी कि समझ रहे हो ना, हाँ, और ग्लूकोज, तो ये दोनों चीज़ को जब वाटर में डालो तो H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन जो हम लॉजिक से ही समझ रहे हैं। फिर हाउ डू यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल। पूछा है कि कैसे उस गैस को टेस्ट करोगे जो कब रिलीज होती है, जब HCl रिएक्ट करता है मेटल से। कोई भी मेटल ले लो, मान लो Na ले लो, तो क्या रिएक्शन होता है सबको मालूम है, ये रिप्लेस कर देता है यहाँ पे या डिस्प्लेस कर देता है NaCl प्लस H2। हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करोगे, याद है एक एक्टिविटी थी, एक इधर टेस्ट ट्यूब लगी हुई थी, फिर इधर ऐसे एक पाइप आ रही थी टब में, सारी एक्टिविटी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो सोचो जो वीडियो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पहले ही करवा दी है कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना फंसो। तो जब ऐसे पाइप्स आता है तो यहाँ पर बबल बनने लगता है, बबल, और जब यहाँ कैंडल आते हैं तो पॉप साउंड से बन जाता है, वही करना है। देखो, व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट इट बर्न्स एक्सप्लोसिवली विथ अ पॉप साउंड, पॉप साउंड से ज़्यादा तेज से जलने लग जाती है। फिर यहाँ पर देखो, ये बड़े इजी से क्वेश्चन हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। एक्सप्लेन वाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक एसिड अ वीक, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड। कोई एसिड क्यों स्ट्रांग होता है, क्यों वीक, और कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर कोई भी एसिड क्यों स्ट्रांग होता है और क्यों वीक, ये भी समझते हैं हम इसी सेम चीज़ से कि एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड होगा, जो ज़्यादा आयन लूज करेगा। अब जो ज़्यादा आयन लूज करेगा वो ज़्यादा एसिडिक है, तो इसीलिए जो HCl वगैरह रहते हैं ना, ये ज़्यादा आयन लूज करते हैं इसलिए ज़्यादा एसिडिक होते हैं। वहीं CH3COOH यानी कि एसिडिक एसिड वगैरह कम आयन लूज करते हैं इसलिए कम एसिडिक होते हैं। और पूछा है कैसे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, अरे यार एक pH इंडिकेटर लाएंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको ड्रॉप डालेंगे कलर चेंज से दिख लेंगे। देखो यही लिखा है, HCl will give rise to more H plus ion and CH3 produce less H plus ion on dissociation. Color becomes red for H concentration, high H concentration की हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। जब pH पेपर को डालेंगे तो जिसमें ज़्यादा H प्लस कंसंट्रेशन रहेगा उसके लिए एकदम रेड होता है, नहीं तो फिर येलो येलो करके न्यूट्रल कलर पे आता है। जो हमने एक ऐसे स्ट्रिप देखी होगी तुमने NCERT बुक में लगी हुई, जिसको बोलते हैं ना यूनिवर्सल इंडिकेटर या pH पेपर, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का सब पार्ट, वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि वो आयन्स उसमें डिसोसिएटेड होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, आयन्स, क्योंकि इधर से उधर मूव करते हैं किस पे, एनोड पे और कैथोड पे, ठीक है। अब यू हैव 4 सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6, B, देखो कौन कौन सॉल्यूशन है, A है, B है, C है और D है। A का है 6, B का है 9, C का है 12, D का है 7। अब हमने देखा था कि 7 न्यूट्रल होता है, देखो 7 न्यूट्रल होता है, और इधर इधर लाइन खींच दो, पहले A आता है इधर A लिख देना, फिर B आता है तो B लिख देना। 7 के इधर लेफ्ट जो आएगा कम A होगा एसिड, राइट जो जाएगा ज़्यादा B। तो अब देख लो इसमें से ABCD कौन का क्या है, D हो गया बीच में 7, A है 6 तो यानी कि इधर आ गया हल्का सा इधर, ठीक है। B है 9 तो ये इधर आ गया, फिर D है, फिर C है अपना 12 तो ये और इधर यानी कि 9 के भी इधर आ गया 12। अब पूछा है आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक। मोस्ट एसिडिक कौन है, जो एकदम इधर रहा है, कौन सा है 6, और इधर मोस्ट बेसिक 12, 6 और 12, 6A 12C, ठीक है, 6 और 12 यानी कि A एंड C, ठीक है, A एंड C। अरेंज द अबव 4 सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। सुनो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, अब ये याद रखना जितना भी हमने यहाँ पर समझा ना, तो थोड़ा सा तुम्हें क्लियर कर दूँ, ये इतनी चीज़ पर ध्यान दो, इतनी चीज़ पे, ये यहाँ पे हमने समझा कि 7 बीच में रहेगा, 7 अपना बीच में रहेगा, और एसिड लेफ्ट पे, बेस राइट पे। याद है एसिड क्या होता है, जब H प्लस आयन इंक्रीज करता है तो याद रखना कैसे इंक्रीज करेगा, ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे इंक्रीज करेगा, ऐसे इस तरह से, ठीक है। कौन सा आयन, H प्लस आयन, कि जितना लेफ्ट जाते जाओ उतना इंक्रीज, यानी कि जितना राइट आ रहे हैं हम उतना डिक्रीज। और इसको लगाना है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे, लिखा है ना अरेंज द अबव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे कैसे लगाएंगे, ऐसे राइट से लेफ्ट ऐसे एरो खींच रहे हैं ऊपर तक, ठीक है। तो यहाँ वाला सबसे कम होगा, कौन है सबसे कम, 12, फिर देखो पहले 12 ही आ रहा है ना राइट में, फिर 9 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है और फिर 6 आ रहा है, 12, 9, 7, 6। 12 के आगे क्या था, 12 के आगे क्या था, अरे 12 कौन सा था, यहाँ पे लिखा है ना 12 था C,
12 था C, 9 था B, ठीक है, और 7 था D और 6 था A। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा रहेगा? ऐसा, ठीक है, C B D A, ठीक है, देखो लग गया C B D A। चलो, स्टेट द चेंज इन कलर ऑफ pH ऑन डिपिंग इन सॉल्यूशन C एंड D। C एंड D में डालेंगे। C क्या है? देखो इसी पे हमने स्केल पे ही लिखा था। इस तरह से रफ वर्क में लिख लोगे तो सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। C क्या था जल्दी बताओ? C ये था 12, तो यानी कि बिल्कुल बेसिक है। तो इसमें क्या चेंज आएगा pH पेपर में? बेसिक कलर शो करेगा, यानी कि ब्लू टाइप का, ठीक है। और वहीं ये C एंड B पे पूछा गया, B 9, तो B पे क्या होगा? ये भी कलर चेंज शो करेगा बेसिक टाइप का, ठीक है। वो एकदम ज़्यादा डार्क होगा, मतलब कि ये जो रहेगा ये ज़्यादा बेसिक है, तो ये बिल्कुल डार्क साइड का कलर शो करेगा वो pH स्केल का, और ये थोड़ा सा न्यूट्रल कलर टाइप का शो करेगा 9 वाला। यही लिखा है देखो, ब्लू कलर C में, क्योंकि ब्लू एकदम डार्क होता है, और ब्लू के नीचे क्या था? ग्रीन, तो ग्रीन कलर D में। चलो आगे आओ, देखो कैसे एक लॉजिक से हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कौन से लॉजिक से? सिर्फ स्केल वाली चीज से। अब आगे देखो, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो जिंक। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, सबको पता है। हाउस pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन्फ्लुएंस व्हेन डाइल्यूटेड। डाइल्यूट करते हैं ना, तो pH सॉल्यूशन का कैसा होता है? डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने एसिड के एक बाल्टी में क्या कर दिया, उस एसिड की बाल्टी में क्या मिला दिया? पानी मिला दिया, वाटर। तो क्या होता है? H+ आयन कम हो जाता है, और H+ आयन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है ना, बताया था ना मैंने, ये एरो बताया था ना कि ऐसे जाओ, यानी कि राइट से लेफ्ट जाओ, तो क्या होता है? H+ आयन इंक्रीज करता है। तो एसिडिटी बढ़ रही है तो ही इंक्रीज कर रहा है, यानी कि H+ अगर कम हो जा रहा है वाटर डालने से, तो क्या कम हो जा रहा है? एसिडिटी कम हो जा रही है, बस। और एसिडिटी कम तो pH सॉल्यूशन क्या होगा? निगेटिव नहीं होगा, और ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ भाग जाएगा, यानी कि न्यूट्रल की तरफ। तो हाउस pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन्फ्लुएंस व्हेन डिल्यूटेड। तो यहां पे एक बार लॉजिक सुन लो। ऑन डाइल्यूशन यानी कि वाटर मिलाने पे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पूरे वॉल्यूम में क्या होता है? डिक्रीज करता है, एंड हेंस pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। बताया ना, pH क्या करेगा? देखो ये न्यूट्रल था 7, और इधर एसिड था, इधर बेस था, pH इधर साइड भाग जाएगा ना, कम से ज्यादा हो जाएगा, तो pH इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। pH इंक्रीजेस सिंस pH इन द निगेटिव इज द निगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। निगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू यानी कि हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो pH कम होगा, ठीक है। रिवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बड़े ही बढ़िया क्वेश्चन हमें देखने मिल रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड में डिफरेंशिएट करो और बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक वीक है, फॉर्मिक वीक है, नाइट्रिक स्ट्रॉन्ग है। क्यों? कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, यानी कि ज़्यादा H+ रिलीज करता है आयोनाइज होके, और जो कम वो कम स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है। What effect an increase in concentration of H+ in a solution of pH solution? What effect does an increase in concentration of H+ in a solution on pH of solution? कि H+ बढ़ता है तो pH पे क्या इफेक्ट होता है? अभी बताया था कि निगेटिव होता है, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बढ़ेगा तो कम हो जाएगा उधर। What will you observe when dilute hydrochloric acid is added to a small amount of copper oxide in a beaker? जो भी क्वेश्चन है उसको ऐसे रफ में बना लो। क्या क्वेश्चन था कि What will you observe? क्या क्वेश्चन है? What will you observe when dilute hydrochloric acid is added to a small amount of copper oxide in a beaker? देखो कॉपर ऑक्साइड है इस बीकर में, क्या है इस बीकर में? क्या रखा है? कॉपर ऑक्साइड CuO। अब इसमें HCl डाला जा रहा है तो क्या होगा? हमने ऊपर ही देख ली चैप्टर 1 में रिएक्शन कि HCl + CuO क्या बनाता है, जल्दी बताओ। CuCl2 + H2O। देखो एक्वस सॉल्यूशन, ये देखो लिखा है रिएक्शन यहाँ पे नीचे, तुरंत ही लिख दो CuCl2 + H2O। और क्या होता है? ब्लू ग्रीन बन जाता है सॉल्यूशन, क्योंकि CuCl2 कैसा होता है? ब्लूइश ग्रीन, इसलिए सॉल्यूशन पूरा ब्लू ग्रीन बन जाता है। ऊपर ही देखा था अभी हमने तुरंत चैप्टर 1 में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl shows एसिडिक कैरेक्टर बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डू नॉट, ये भी हमने ऊपर देखा है। वाई कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस डू नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। क्यों नहीं रखते हैं खट्टे सब्सटेंस को? क्योंकि ये खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं ना, कर्ड एंड सावर, इसमें क्या होता है? एसिड, और एसिड क्या कर देता है? कोरोजन स्टार्ट कर देता है। चलो आगे आओ। अ कंपाउंड ऑफ P, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ कंपाउंड ऑफ P फॉर्म्स इनेमल ऑफ टीथ। अब एनेमल ऑफ टीथ तुमने तभी जानते होगे, ये टीथ होता है ना, ये तुम तभी जानते होगे जब तुमने वो बॉक्स वाली चीज़ें पढ़ी होंगी। और मैंने इसीलिए अपने नोट्स में जो नोट्स तुम्हें दिए, क्रिस्प नोट्स 5-6 पन्ने के, उसमें एक्टिविटीज़ हो चाहे बॉक्सेस हो NCERT के, सब इंक्लूड किए हैं यार।
बड़ी मेहनत से वो नोट्स बनाए, जाकर अभी भी टाइम है, पढ़ लेना, वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन। देखो आगे बढ़ते हैं। अ कंपाउंड ऑफ पी फॉर्म्स इनेमल ऑफ टीथ। अब कौन सा कंपाउंड है जो टीथ का इनेमल बनाता है? इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी का सबको पता है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होता है, लेकिन वो कोरोड हो जाता है, यानी कि कोरोजन लग जाता है उसमें जब पीएच कम हो जाता है 5.5 से। यानी वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन एसिड से कोरोड होता है। क्या है ये कंपाउंड? अगर तुमने वो बॉक्स वाली चीजें पढ़ी थी एनसीईआरटी में तो तुम्हें मालूम होगा, इनेमल बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो आइडेंटिफाई कंपाउंड कैल्शियम फॉस्फेट। हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग ऑफ चॉकलेट एंड स्वीट? चॉकलेट और स्वीट की ईटिंग से कैसे डैमेज होता है? व्हाट शुड वी डू? तो हमने उसी बॉक्स में, ये बॉक्स वाली एनसीईआरटी में जो होता है ना येलो बॉक्सेस, इसी येलो बॉक्स में हमने पढ़ा था कि कैविटीज कैसे डेवलप होती हैं। ठीक है, तो वही यहां पर है। इट अंडरगो डैमेज बिकॉज व्हेन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ वर्क ऑन लेफ्ट ओवर फूड। अब जैसे तुमने कुछ खाया, ये टीथ में ऐसे टीथ होते हैं ना बगल बगल, इसमें फंसा रह गया खाना, तो जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ में वो उस पर फूड पार्टिकल पे वर्क करने लगते हैं, जिसको सड़ाते हैं, जिसके वजह से एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एसिड। अब इसको बचाने के लिए टू प्रिवेंट टूथ डिके टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक होते हैं और एसिड बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर ये क्वेश्चन जो बड़ा इजी क्वेश्चन है, जिसमें क्या करना है, सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है तीनों की। ठीक है, पॉज करके देख सकते हो। फिर उसके नीचे विच गैस क्या है, जल्दी पढ़ो। ये तो हमने ऊपर ही देखा है कि कौन सी गैस निकलती है जब मेटल से रिएक्शन होता है। कौन सी गैस निकलती है मेटल से रिएक्शन होता है? अरे हाइड्रोजन गैस। फिर क्लोराइड ऑफ लाइम डिफर्स फ्रॉम केमिकली फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड ऑफ लाइम क्या होता है? क्लोराइड ऑफ लाइम एक कोडवर्ड है किसके लिए? CaOCl2 का। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? CaCl2। तो दोनों में डिफरेंस तो है ही, इधर ऑक्सीजन इधर नहीं है। अब ये देखो, स्टेट रीजन फॉर फॉलोइंग, इन सबके रीजन देने हैं। क्या है? देखो इतने क्वेश्चन बस और करने हैं हमें, 3-4 क्वेश्चन खाली चैप्टर के बचे हैं, ये भी क्वेश्चन हमें मिस नहीं करना है। स्टेट द रीजन फॉर फॉलोइंग। अ टार्निश्ड कॉपर वेसल बिगन टू शाइन अगेन व्हेन रब्ड विद लेमन। जो कॉपर वेसल टार्निश हो जाता है, यानी कि दाग धब्बे वाला हो जाता है, खराब हो जाता है, वो अगर चमकने लगता है अगर हम उसको लेमन से यानी कि नींबू से रगड़ दें। क्यों? क्योंकि जो टार्निश होता है ना, वो हमने देखा था रिएक्शन वाली वीडियो में, वो क्या होता है? वो बेसिक होता है, और लेमन क्या होता है? एसिडिक। दोनों को जब रब कर देते हैं तो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑल एल्कली आर, ये अच्छा क्वेश्चन, ऑल एल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। तो तुम्हें बता दूं, एल्कली उनको कहते हैं जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। देखो ये हो गया, मान लो ये एक पूरा का पूरा बॉक्स कहला रहा है बेस, तो उसके अंदर ही कुछ तो आएंगे ना, ऐसे उसके अंदर कुछ आएंगे जो एल्कली होंगे, क्योंकि ये वाले क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सारे एल्कली को, ऑल एल्कली आर बेसेस। तो देखो जितने भी एल्कली हैं ये सब बेसेस की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन सारे बेसेस एल्कली की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वही चीज एक्सप्लेन करनी है। फिर अगला, यूज ऑफ माइल्ड बेस। माइल्ड बेस यानी कि लाइट बेस, यानी कि वीक। वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन हनी बी स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। क्यों रिलीफ देता है? क्योंकि जो हनी बी स्टंग करती है, ये भी बॉक्स से ही क्वेश्चन है, वो मिथेनोइक एसिड रिलीज कर देती है, और जब हम इस पे बेस रगड़ते हैं जैसे बेकिंग सोडा, तो वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइजेशन का है खेल सारा, ना वो हमारा ना मैं तुम्हारा। प्यार भरी बातें बाद में, फोकस करो अगले पे। स्टेट द पर्पस ऑफ डेवलपिंग पीएच स्केल, मेंशन पीएच स्केल रेंज फॉर एसिड, व्हाट इज पीएच स्केल ऑफ एसिड रेन एंड हाउ इट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। ये हमने देखा था कि पीएच का यूज ऑफ डेली लाइफ वाले चैप्टर में ना, मतलब उसी चैप्टर के वाले सेगमेंट में जहां पे पीएच के यूज की बात करी गई है डेली लाइफ में। तो पर्पस ऑफ डेवलपिंग पीएच स्केल वाज टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ H+ और OH आयन, ताकि देखो एसिड, चलो किसी को तुम बोल दिया एसिड है ये बेस है, वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे पता करोगे कि H+ आयन किसमें ज़्यादा है किसमें कम। फिर पीएच रेंज क्या होती है एसिड की? 0 से 7, और रेन वाटर 5.6 होता है। क्या होता है? 5, याद रखो 5.6 होता है, तब इसलिए उसको एसिड रेन कहते हैं। और पीएच रिवर का वो कम कर देता है, इसलिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। वाइल ईटिंग फूड, 2014 का क्वेश्चन, वाइल ईटिंग फूड यू हैपन टू स्पिल सम करी ऑन योर वाइट शर्ट। बे यार भाई, ये क्वेश्चन तो मैं देख देख के थक चुका हूँ। ये क्वेश्चन पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से पिछले ये क्वेश्चन बार बार आया है यार। जब मैं पढ़ रहा था तब भी ये क्वेश्चन आता था कि क्या होता है, खाना खाते समय हम अपने ऊपर कुछ व्हाइट शर्ट पे कुछ स्टेन गिरा लेते हैं, करी यानी कि सब्जी गिरा लेते हैं, अब उसको हम सोप से रगड़ देते हैं। वॉट हैपन्स टू इट्स येलो कलर ऑन स्क्रबिंग विथ सोप? वाई? वॉट हैपन्स टू द स्टेन व्हेन शर्ट इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर? लॉजिक क्या है? ये रही तुम्हारी शर्ट, इसमें गिर गया येलो स्टेन, अब इस येलो स्टेन को क्या किया? इस येलो स्टेन पे सोप रगड़ दिया,
सोप क्या है? बेस। जब भी एसिड बेस पढ़ो तो कोशिश करो पता करने की क्या एसिडिक है क्या बेसिक। सोप क्या है? बेस। ऑन स्क्रबिंग इट्स कलर चेंज फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन। ये येलो है ना, ये वापस रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो करी खाए हैं, देखो उसमें क्या होता है, येलो कलर की करी है तो उसमें हल्दी तो पड़ी होती है, टर्मरिक, तो इस टर्मरिक के कलर को वो वापस से क्या करता है, सोप बेसिक में ला देता है। ठीक है, इट्स हैपन बिकॉज, देखो यहाँ पे पढ़ लो, ऑन स्क्रबिंग इट्स कलर चेंज फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन। ये येलो से रेडिश ब्राउन बन जाता है। क्या बन जाता है? रेडिश ब्राउन। क्यों? क्योंकि जो सोप होता है वो बेसिक होता है, यहाँ पे लिखा है बेस होता है, और टर्मरिक का कलर चेंज करता है येलो टू रेडिश ब्राउन इन बेसिक मीडियम। ये क्या है? टर्मरिक की एक खासियत है। क्या खासियत है? कि टर्मरिक ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है ना, नेचुरल इंडिकेटर, और इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं। और टर्मरिक कैसे कलर चेंज करता है? येलो से रेडिश ब्राउन बन जाता है। कब? बेसिक मीडियम में। और सोप मीडियम को बेसिक बना दे रहा है। तो रेडिश ब्राउन कलर कैसे एक झाग बन गया, और फिर उसको क्या किया गया, व्हाट हैपन टू दिस स्टेन व्हेन शर्ट इज वॉश्ड अवे। जब इसको, इसी स्टेन को जब पानी से धुल दिया गया तो क्या होगा, ये हट जाएगा। तो जब वो रेडिश ब्राउन वाला पूरा का पूरा झाग हट गया तो वापस स्टेन येलो दिखने लग जाता है। क्या लॉजिक था? सोप जो होता है बेसिक होता है, और टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो येलो कलर की करी में पाया जाता है। ठीक है, हल्दी तो डालती हैं। अब वो इंडिकेटर बेस में येलो से रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन जब पानी डाल के वो इंडिकेटर को ही धुल दोगे, वो सब्जी के दाग को ही धुल दोगे, तो क्या बचेगा? वापस से शर्ट अपने ओरिजिनल कलर जो येलो हो चुकी थी ना करी की वजह से, उसमें आ जाएगी, वो स्टेन दिखने लग जाएगा। फिर ये देखो, ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको पॉज करके रीड कर सकते हो, और बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही, जैसे टार्निश कॉपर वेसल, फिर उसके बाद रेन वाटर, ये सारे वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर देखे हैं। पॉज करके रीड कर लो। फिर आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, विच टाइप ऑफ सॉल्ट इट इज, व्हेन इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, हाउ इज सॉल्ट फॉर्म्ड। 2019 का ये क्वेश्चन। तो एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आर HCl एंड NaOH। कैसे पता है हमको ये? क्योंकि हमने ब्राइन पढ़ रखा है ना, ब्राइन सॉल्यूशन वाली चीज, कि HCl और Na प्लस NaOH। ठीक है, HCl और NaOH, इन्हीं दोनों से मिलता है अपना NaCl और H2O। क्या मिलता है? NaCl नमक और H2O। फिर इट इज न्यूट्रल, क्योंकि सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन उसका pH 7 दिखाता है, इसलिए वो न्यूट्रल है। और सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो फाउंड, ये तो हमने इस तरह से केमिकली बनाया है यानी आर्टिफिशियली, लेकिन ये नेचुरली भी फॉर्म किया जाता है, नेचुरली भी मिलता है, पाया जाता है बड़े बड़े से क्रिस्टल में, सॉलिड फॉर्म में। और इसी क्रिस्टल को ब्राउन कलर का पाया जाता है क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज लगी होती हैं, जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। तो जब नेचुरली पाया जाए जिसमें ब्राउन कलर की इंप्योरिटीज हो, ब्राउन कलर का दिखे, तो इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप। जब बहुत पहले, बाइगोन एजेस का मतलब होता है बहुत पुराने, सदियों पुराने, जब समुद्र सूख गए तो ऐसे रॉक सॉल्ट दिखने लग गए, हमें मिल गए। सबको पता है समुद्र से निकालते हैं। फिर 2019 का क्वेश्चन देखो, इन द 3 टेस्ट ट्यूब ABC 3 डिफरेंट लिक्विड नेमली डिस्टिल्ड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। कौन कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर, इन विच अ पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, 3 है। ए का ये हाल है कि वो डिस्टिल्ड है, बी में अंडरग्राउंड है, और सी में डिस्टिल्ड है विथ अ पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड रिस्पॉन्सिबली, अरे रिस्पेक्टिवली आर टेकन, यानी कि तीनों को ले लिया गया है, ए बी और सी को। ठीक है, ए बी सी को ले लिया गया है। तो अब पूछा गया है आगे कि इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सॉल्यूशन एड, अब तीनों में सोप डाल दिया गया है, तो इन विच टेस्ट ट्यूब विल द लेंथ ऑफ फोम विल बी लॉन्गेस्ट। किसमें फोम लॉन्गेस्ट रहेगा, ए में या बी में या सी में? एक में है अपना डिस्टिल्ड, एक में है अपना अंडरग्राउंड वाटर, और एक में है क्या, डिस्टिल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो सुनो, सबसे ज्यादा फोम किसमें बनेगा? ए में, क्योंकि ए में डिस्टिल्ड वाटर है, सो प्रोड्यूस गुड लेदर विद सॉफ्ट वाटर, और सॉफ्ट होता है डिस्टिल्ड वाटर, इंप्योरिटीज नहीं होती हैं। वहीं बी और सी, बी अपना है अंडरग्राउंड वाटर, जिसमें क्या होता है, क्या होता है, इंप्योरिटीज होती है, हार्ड वाटर होता है। और सी भी हार्ड वाटर कहलाया क्योंकि उसमें कैल्शियम सल्फेट, एक सॉल्ट डाल दिया है जो वाटर को हार्ड करने में मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
2020 का पहला क्वेश्चन, टैबुलर फॉर्म में क्या करना है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर को कंपेयर करना है। यार ये चीज़ कि कौन सा हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, कौन सा लेस वाटर से, ये सब मैंने लॉजिकली वो रिएक्शन वाली वीडियो में समझाया है। एंड आई स्वेयर वो समझ लो बहुत अच्छी वीडियो है, जाकर उसको देखो प्लीज़ एक बार। उसमें मैंने क्या समझाया था तुम्हें कि जो ये रिएक्टिविटी वाली टेबल होती है, जो ऊपर होते हैं, यानी कि जैसे के हो गया, Na हो गया, कैटरीना ने कार मांगी, Ca हो गया, Mg हो गया, तो ये सारे पहले से, जैसे ये दोनों जो है ना, ये पहले से ही रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए इनको, जब कोई चीज़ पहले से ही रिएक्टिव है तो इनको ज़्यादा हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। और हाई एनर्जी क्या होता है, हॉट वाटर की एनर्जी हाई होती है कोल्ड से, तो इनको हॉट वाटर नहीं चाहिए, हाई एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद रिएक्टिव हैं, इनको कोल्ड वाटर से रिएक्शन हो जाएगा। वहीं जो ये मीडियम वाले हैं, इनको कहीं हॉट चाहिए, जैसे Ca को चाहिए होता है हॉट, और Mg कोल्ड में भी कर लेगा। फिर जो नीचे वाले आते हैं, जो बहुत नीचे वाले होते हैं, इनको चाहिए होता है क्या, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, और उसके नीचे आयरन वगैरह जो आ गए ना, ये सबको चाहिए होता है अपना हॉट वाटर, एकदम स्टीम चाहिए होता है, स्टीम, जिससे ये रिएक्ट कर पाए, बिना स्टीम के रिएक्ट नहीं कर पाते। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम क्या है, ऊपर का है, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी देखते हैं क्या है, मैंने भी बताया। तो सोडियम ऊपर का है, तो इसको नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, देख लो बताया जी, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि ये खुद ही रिएक्टिव है। और रिएक्शन क्या रहेगी, ये रही रिएक्शन। फिर कैल्शियम क्या है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेगा, और इसकी भी रिएक्शन ये रही। लेकिन मैग्नीशियम, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कैल्शियम के नीचे आ जाता है ना, तो यानी कि ये रिएक्टिव कम हो गया, तो इसको थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ेगी। कैसे देते हैं, वाटर को बॉईल करके, गर्म करके, तो रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। और कैसे रिएक्ट करेगा, ये रहा रिएक्शन। चलो आगे आओ, एन एलिमेंट एक्स डिस्प्लेसेस आयरन, एक्स वाले क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 के सॉल्यूशन से वो एलिमेंट एक्स उसको डिस्प्लेस कर देता है। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन ऑफ एलिमेंट एक्स इफ द एलिमेंट एक्स इज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन अरेंज एक्स, Zn, Cu एंड Ag इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज। चलो बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो क्या दिया है कि X एक मेटल है जो डिस्प्लेस कर दे रहा है FeSO4 को। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, हमने ऊपर बताया था ना तुम्हें कि जो भी मेटल डिस्प्लेस करता है किसी मेटल को, तो वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमें मालूम पड़ा क्या कि X जो है वो Fe से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। ठीक है, X क्या है, Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर आगे लिखा है कि अगर इसी X को हम रिएक्ट कराते हैं इन सब चीज़ों से, कौन कौन सी चीज़ों से, तो क्या रिएक्शन होगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। किससे किससे, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। सुनो अब ध्यान से, मैंने रिएक्टिविटी टेबल जो ऊपर बताई, इसमें याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद ही कर लो कि कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी PB, हंजी, H हाइड्रोजन, Q से Cu मिली, क्यों मिली, Mg, फिर भी हंजी, क्यों मिली, मिली यानी कि होगा मरकरी। ठीक है, मिली का मतलब क्या है, मरकरी, M से मिली, M से मरकरी, क्यों मिली, सिल्वर ऑडी, सिल्वर ऑडी। ये रहा पूरा का पूरा। अब इस पे देखो कि आयरन कहाँ पे है, ये मिल गया हमें आयरन। अब जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं CuSO4, ZnSO4, AgNO3, ये कहाँ कहाँ पे हैं, CuSO4 कहाँ है, नीचे है, AgNO3 कहाँ है, नीचे है, ZnSO4 कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा था कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी, तो हमें मालूम पड़ गया कि जब हम इसके सॉल्यूशन के साथ ZnSO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे Fe को प्लस Fe, तो Fe क्या है, वो कम रिएक्टिव है, नीचे है ना इसके, तो Zn रिप्लेस कर देगा, क्या बना देगा, तो रिप्लेस। देखो जब ZnSO4 ज़्यादा रिएक्टिव के साथ हम कम रिएक्टिव मेटल को रखेंगे, तो क्या ये डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, तो ये वही रिएक्शन रहेगा वापस, ZnSO4 प्लस Fe, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यही Fe किससे ऊपर है, इन दो सॉल्यूशन को जो हम ले रहे हैं किससे ऊपर है, CuSO4 से और AgNO3 से, तो यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन अरेंज X, Zn, Cu, Ag। X, Zn, Cu, Ag को क्या करना है, X, Zn, Cu, Ag को अरेंज करना है इनके ऑर्डर में। क्या ऑर्डर आएगा, क्लियरली Ag, Cu, Fe ये रहेंगे इधर, फिर X। ठीक है, ये यानी कि X क्या है, Zn से भी अच्छा है, Fe से भी, Cu से भी, Ag से भी, क्या है, रिएक्टिव है। क्यों,
एक्स क्यों रिएक्टिव है Zn से भी, Cu से भी, Fe से भी? देखो Ag, Cu और Zn, Fe, ये तो हमने समझ लिया तीनों से क्यों रिएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि तीनों नीचे आ रहे हैं। और Zn देखो Ag, Cu, Fe समझ लिया, लेकिन Zn से भी ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा था क्या कि X डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, और अगर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से कुछ रिप्लेस कर पा रहा है तो वो Zn के बराबर होगा या Zn से ऊपर होगा, ठीक है, या Zn के बराबर या Zn से ऊपर। ये देखो, या तो X थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है Zn से, या Zn से ऊपर भी हो सकता है, दोनों ही सेम है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि Ag, Cu और Fe कम रिएक्टिव है, क्योंकि ये जो भी मेटल हो ये Ag, Cu, Fe तीनों के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो सब डिस्प्लेसमेंट का खेल है, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो बस। चलो नेक्स्ट 2019 का ही क्वेश्चन, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम टू दियर रिस्पेक्टिव मेटल, वाई? कार्बन क्यों रिड्यूस नहीं कर सकता है? वेयर आर दीज मेटल्स प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज? ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कहां प्लेस होते हैं? हाउ आर दीज मेटल एक्सट्रैक्टेड या ऑब्टेन्ड फ्रॉम दियर ओर्स? ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन विद केमिकल इक्वेशन। पढ़ लो, सब्जेक्टिव आंसर है बिल्कुल, कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हाइयर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज दैट ऑफ कार्बन बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी। सबको पता है कि ऊपर होते हैं Na, Mg, Al, ये सब ऊपर रहते हैं ना। कैरेटिना ने कार मांगी अल्टो, तो Al तक आ रहा है, तो यानी कि ये तीनों रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब ये ज़्यादा एफिनिटी दिखाते हैं ऑक्सीजन की तरफ कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी दिखाते हैं, जिसके वजह से कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता है। These metals are placed in top of reactivity series। अब तो क्या इसके बाद पूछा था कि कैसे इनका एक्सट्रैक्शन होता है, तो पढ़ो, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स लाइक Na, Mg, Al एटसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं इनके मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड से, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो मेटल जो होता है, जो हमें चाहिए होता है, वो कैथोड पे डिपोजिट होता है। देखो ये लिखा है एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, इसको बगल में लिख लेते हैं। देखो NaCl पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, क्या पास कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या बन जाता है? Na+ और Cl-। Na+ कहाँ मिलता है? देखो ये प्लस है, तो प्लस कहाँ मिलेगा प्लस? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड क्या है? निगेटिव है, और एनोड पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पाएगा माइनस वाला निगेटिव जो है क्लोराइड आयन, ठीक है। इस तरह से मेटल हमें मिल जाता है, डिपॉजिट होता है किस पे? मेटल कहाँ डिपॉजिट हुआ? सोडियम, कैथोड पे। चलो यही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बतानी कॉपर की विद इक्वेशन। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड करो, रिएक्शन देखो, और ये डायग्राम जो तुम्हारे एनसीईआरटी में यही लेबल करने को आ भी जाता है कभी कभी, तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ। देन ऊपर भी हमने यही चीज़ देखी थी कि कैसे रिएक्टिविटी चेक करना है कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन का। सबको पता है कि आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आयरन क्या है बताओ? आयरन क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो मैंने बताया था वो स्टीम से रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम हॉट वाटर से याद रखना, और कैल्शियम कोल्ड वाटर से। रिएक्शन ये बगल में लिखी हुई है, चलो आ जाओ। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग विथ कार्बन। अरे यार ऊपर ही तो देखा हमने कि जो हाईली रिएक्टिव है उनको हीट ही करना है कार्बन के साथ। उनको कैसे निकालते हैं हम? उनको निकालते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से इसको निकालते हैं। देखो ये लिखा भी हुआ है, मेटल कंपाउंड लाइक सोडियम कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कार्बन और एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हाउ कैन सोडियम बी ऑब्टेन्ड? सोडियम वाज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और ये यहाँ पर बन भी गया। कैथोड पर मिल जाता है मेटल, एनोड पे अपना निगेटिव चीज जो है क्लोराइड। फिर वाई डू सल्फाइड एंड कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड? अब जो सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं उनको ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं? बिकॉज इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आसानी से हो जाएगा जब वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म में रहेगा, बिकॉज इट इज ईजियर। वाई ऑक्साइड ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैन नॉट बी रिड्यूस? क्योंकि इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तरफ, हमने पढ़ लिया। अब सुनो ये क्वेश्चन देखो जो आया है 2012 और 2016 में। क्या है क्वेश्चन? कैल्शियम इज एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। स्टेटिंग रीजन आंसर ईच ऑफ फॉलोइंग, तीनों का आंसर रीजन के साथ देना है। तो इस कैल्शियम मेटल और नॉन मेटल, मेटल है या नॉन मेटल है, कैसे पता चलता है? एटॉमिक नंबर देखकर उसकी कन्फिग्रेशन कैसे होती है? 2 8 8 2, यही रहेगी कन्फिग्रेशन 2 8 8 2। और हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें क्या है? आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको ये आसानी से क्या कर सकता है? लूज कर सकता है।
और जो लूज करते हैं उसे मेटल कहते हैं। तो ये मेटल हो गया, यही पूरा रीजन लिख देना लिख के। फिर विल इट्स एटॉमिक रेडियस बी लार्जर और स्मॉलर, लार्जर होगा या स्मॉलर होगा, बताओ। एटॉमिक रेडियस लार्ज होगा या स्मॉल होगा, ये क्वेश्चन को कट कर दो क्योंकि इस बार तुम्हारा क्या नहीं आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 नहीं आ रहा है पीरियोडिक वाला, इसलिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आंसर देना हो तो एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। फिर फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, सबको पता है Ca होता है इसके फॉर्मूला ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO2 नहीं होता है CaO, क्योंकि O की भी 2 वैलेंसी होती है, Ca की भी 2, क्रॉस करके CaO बना देते हैं, क्या CaO। आगे आओ, राइट द केमिकल नेम फॉर कोटिंग दैट फॉर्म्स ऑन सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। मतलब कि रश लगता है तो क्या क्या नाम होता है, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। चलो, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और क्यों करते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ लेयर ऑफ जिंक। जिंक की लेयर से इसको कवर कर देते हैं, ठीक है, जिंक की लेयर से कवर कर देते हैं मेटल को। और क्यों करते हैं, ताकि रस्टिंग ना हो पाए। और द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। जिंक कोट ब्रोक भी जाए तब भी रस्टिंग से प्रोटेक्टेड रहता है वो आर्टिकल। 2012 का क्वेश्चन पॉज करके देख लो। एन ओर, अब 2019 का क्वेश्चन आ गया। एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसेंस। यानी कि एक और है, क्या है, एक और है, अगर उसका ट्रीटमेंट, यानी कि अगर उसमें डाल देते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अरे HCl, तो उसमें एफरवेसेंस आती है, यानी कि थोड़े बहुत बबूले वगैरह, बबल्स वगैरह देखने मिलते हैं। तो नेम द टाइप ऑफ ओर का टाइप बताओ एग्जाम्पल के साथ। व्हाट स्टेप विल बी टेकन, अब कैसे इस ओर को हम क्या करेंगे, इससे मेटल निकालेंगे। तो सुनो, 2 टाइप का कैल्सिनेशन और रिडक्शन प्रोसेस फॉलो करते थे। जब भी द ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसेंस, हेंस इट मस्ट बी कार्बोनेट ओर, क्योंकि कार्बोनेट ओर ही ऐसा शो करते हैं, कार्बोनेट ओर होगा ना तभी तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ZnCO3 इज एन इंपॉर्टेंट कार्बोनेटर ऑफ जिंक। अब स्टेप्स क्या हैं, अब यहीं से सीख लो एक और आंसर, अगर ये आता है कि हाउ टू ऑब्टेन अ कार्बोनेट ओर, ठीक है, कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहला स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस से, कार्बोनेट ओर के साथ कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर के साथ रिडक्शन। फिर कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि एब्सेंस हो या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो, उसमें इसको हीट करते हैं। फिर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, फिर रिडक्शन होता है मेटल में। कैसे रिडक्शन करते हैं, एज जिंक इज मॉडरेटली एक्टिव, अब ज्यादा रिएक्टिव होता तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, लेकिन ये कम रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो जिंक ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग अलोन, हेंस इट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद कोक, यानी कि कार्बन इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन हमने ऊपर ही देख लिए हैं, इसको पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, 2017 का है और रीड कर लो। चलो आगे देखो 2013 का क्वेश्चन, मेटल्स लाइक आयरन सिल्वर एंड कॉपर गेट कोरोडेड ऑन एक्सपोजर टू एयर, राइट द केमिकल नेम ऑफ। देखो ये भी कोरोजन का ही क्वेश्चन है तो इसके कम चांसेस आने के, और केमिकल नेम हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, ठीक है। कैसे कोरोजन से बचते हैं, पेंट लगाओ, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टेट रीजन फॉर फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक वायर कवर्ड विद रबर लाइक मेटल मटेरियल, रबर से कवर करते हैं इंसुलेशन के लिए। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक कैन बी लिबरेटेड बट कॉपर कैन नॉट। देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जिंक कैन बी लिबरेट हाइड्रोजन गैस, अगर जिंक यहां पर मिला दें तो क्या होगा, ZnCl2 प्लस क्या बन जाएगा, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, लेकिन कॉपर नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर H के नीचे आता है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था, फिर भी हंजी Q मिली, H से Q नीचे, Cu नीचे आता है कॉपर, इसलिए नहीं कर पाएगा, जो नीचे होते हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते। फिर सल्फाइड ओर ऑफ मेटल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज इट इज इजियर टू रिड्यूस फ्रॉम ऑक्साइड। ऑल प्योर लिक्विड्स बैड कंडक्ट और ऑल प्योर लिक्विड्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या सारे जो प्योर लिक्विड होते हैं या क्या बैड कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी के। नेम अ लिक्विड विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर नहीं जा पाता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इफ प्योर वाटर इज यूज नो इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस वाई। चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लॉजिकल है। देखो नो देयर आर एक्सेप्शन ऑल्सो, कि एक्सेप्शन है इसका, जैसे कि मरकरी इन प्योर स्टेट, मरकरी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी करता है प्योर स्टेट में, Hg मरकरी अपने प्योर स्टेट में जो एक लिक्विड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
मरकरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं आता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने में नहीं टूटता है। वहीं प्योर वाटर, यहाँ पूछा था कि प्योर वाटर क्यों इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करता, यानी कि अगर प्योर वाटर लेंगे ना और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये H2 + O2 में नहीं टूटेगा। वहीं अगर इम्प्योर होगा तो हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योर ही आयंस में डिसोसिएट होता है, क्योंकि सॉल्ट रहेगा तभी डिसोसिएट हो पाएगा। ठीक है, चलो एलॉय क्या होता है, सबको पता है एलॉय क्या होता है यार। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस यानी कि बराबर प्रोपोर्शन में मिक्स किया गया हुआ कोई भी मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का, और अ मेटल एंड ए नॉन मेटल, चाहे 2 या 2 से ज़्यादा मेटल हो या एक मेटल और एक नॉन मेटल हो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग अ प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट डेफिनेट प्रोपोर्शन, इट इज देन कूल्ड। पहले गर्म करके मेल्ट करके मिलाओ, फिर कूल कर दो रूम टेम्परेचर पे। अब क्या पूछा है, हाउ डू प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन चेंज, आयरन की प्रॉपर्टी कब कैसे चेंज होती है, जब उसमें कार्बन मिक्स कर देते हैं। आयरन और कॉपर कार्बन मिक्स से क्या बनाते हैं, जल्दी करके कमेंट बताओ, क्या बनाते हैं आयरन और कार्बन मिलके, वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि वो बना देते हैं क्या, कमेंट करो जल्दी, कमेंट करो कौन सा बनाते हैं आयरन और कार्बन। और वही अगर आयरन में निकेल और क्रोमियम भी डाल दें तो क्या बनता है, अरे यार स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और स्टेनलेस स्टील की खासियत क्या है, इट बिकम्स हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, स्टेनलेस स्टील नाम इसीलिए रहता है क्योंकि वो रस्ट नहीं करता। चलो तुम्हें अगर सोशल साइंस के एनिमेटेड लेक्चर देखने हैं तो वेबसाइट पे worldlecture.com पे हमारे चैनल पे भी देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज आयन, कैटायन प्लस एनायन, कैटायन एनायन का होता है, और ये दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। देखो जैसे एक बन गया अपना Na+ और एक Cl-। अब ये दोनों मान लो जुड़े हुए हैं, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ किससे जुड़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब इस अट्रैक्शन को अगर तोड़ना है, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि अगर मेल्ट करना है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पहुंच जाओगे एक पॉइंट पे तभी ये टूटते हैं, तो इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, हेंस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई। अब हम चलेंगे लास्ट चैप्टर पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो इसमें बड़े लोगों की हालत खराब रहती है, बट इसको भी थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझेंगे। क्या है क्वेश्चन, एन एल्डिहाइड एज वेल एज एन कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड पता है ना फॉर्मूला कैसे पता करते हैं, इससे और ये बीच वाले से, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला से C3H6O, C3H6O, ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों को, सेम दोनों को। राइट ये स्ट्रक्चर एंड नेम, स्ट्रक्चर लिखो, नाम लिखो, रिलेशन क्या है। तो सबको पता है जब दोनों का फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं हम आइसोमर, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और कैसे देखते हैं कौन सा कीटोन है कौन सा एल्डिहाइड, ये वाला चीज़ से एल्डिहाइड पता चलती है इसका फंक्शनल ग्रुप, और ये वाले चीज़ से कीटोन। आगे आ जाओ, वाटर कोवैलेंट कंपाउंड, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक। अभी ऊपर ही आयनिक के बारे में समझाई प्रॉपर्टीज़, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवैलेंट का आयनिक से, इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में लेकिन सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। आगे आओ, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इट्स नेम सफिक्स्ड विद OL, यानी कि ओल किसको बोलते हैं, इथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल, हैविंग 2 कार्बन कंपाउंड, अच्छा 2 कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू इंडिकेट व्हाट हैपन, अगर इस कंपाउंड को हम हीट कर देते हैं तो क्या होता है H2SO4 के साथ। चलो लिखना है, द कंपाउंड इज इथेनॉल, क्यों, क्योंकि ऑल लगा था और 2 कार्बन है, पहला कार्बन अगर होता है तो क्या होता है मिथ इथ, ठीक है, 2 इथ, ETH इथेनॉल, और फॉर्मूला क्या होगा C2H5OH या C2H6O, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा है कि अगर H2SO4 को हम लाते हैं, देखो C2H5OH रिएक्ट कराते हैं H2SO4 से तो क्या होता है, ये बन जाता है अपना CH2 इथीन, और वाटर अलग कर देता है। क्यों वाटर अलग हो जाता है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इससे से मॉइस्चर निकाल लेता है, ये वाटर अलग हो गया और बच क्या गया इथीन, याद रखना क्या बचता है इथीन। चलो आगे, कैटिनेशन। अब देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको पॉज करो रीड कर लो कि कैटिनेशन की डिफिनीशन लिखनी है, ठीक है, आराम से लिख लो। फिर लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस, होमोलोगस में क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फंक्शनल ग्रुप, रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, और सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 या 14 एटमिक यूनिट, यानी कि एक मेंबर और एक मेंबर आपस में क्या डिफरेंस रखते हैं, 14 एटमिक यूनिट का, इस मॉलिक्यूलर मास का, और CH2 यूनिट का। अब कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, कार्बन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं फॉर्म करता है,
क्योंकि आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना पड़ता है और 4 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए ये शेयर करके बना लेता है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10, यानी कि देखो, अगर मान लो ये लूज कर देता है, ठीक है, दोनों केस समझते हैं, अगर मान लो ये लूज कर देता है, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो हो नहीं सकता। और अगर ये मान लो ले लेता है, मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन जो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बैलेंस चाहिए होता है ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता है। अब क्वेश्चन 7, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये तुम्हें पता ही है। चलो आगे, व्हाट इज मेंट बाय होमोलोगस सीरीज। ऊपर ही हमने देखा होमोलोगस सीरीज, और कैसे इसको क्लासीफाई करना है ये भी देख लो कि C3H4 C4H6 C5H8 ये एल्काइन में आ जाएगा और ये सारे एल्कीन में, क्योंकि इनमें से 3-3 का ग्रुप बन जाएगा ना, जिसमें भी डिफरेंस होगा CH2 का या 14 यूनिट का, वही होता है दोनों में, क्योंकि CH2 ही 14 यूनिट एटॉमिक यूनिट के बराबर होता है मास में। फिर डिफाइन द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेन कैन नॉट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। अब देखो, ये भी 14 में क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो द फेनोमेनन ड्यू टू विच 2 or more such compound exist which have same molecular formula but different structure। ऐसा फेनोमेनन जिसमें 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड रहते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो हमने ऊपर देखा, इसीलिए नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो प्रोपेन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पाता, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम ही कम है, तो कैसे बनेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर। और ड्रॉ द स्ट्रक्चर पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। मेथ एथ बुट प्रोप, ये रहा प्रोपेन, ठीक है, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन। इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिए गए हैं। देखो, दोनों का फॉर्मूला वही सेम है, जितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें है उतने इसमें एन ब्यूटेन, और ये अपना आइसोब्यूटेन, दोनों ड्रॉ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, C3H6 C4H8 C510H बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज से हैं। वाई द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 इज हाइयर, क्यों हाइयर होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। और अरेंज दिस हाइड्रोकार्बन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज मॉलिकुलर मास ज़्यादा है, मॉलिकुलर मास ज़्यादा है इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और हमें पता भी है ना यार, ऊपर ही देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन ऊपर नीचे देखने मिलता है होमोलोगस सीरीज में। अरेंज दिस हाइड्रोकार्बन इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऐसे इंक्रीज होगा, कैसे, जो देखो सबसे कम इसका, क्योंकि इसका वेट कम है, फिर इसका मास, फिर इसका मास, जिसका मास ज़्यादा उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब कोवैलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर क्यों होते हैं, ये लॉजिक सबको पता है, आयंस नहीं होता है उसमें, आयनाइज नहीं कर पाते हैं। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज फाउंड इन आयनिक कंपाउंड्स। नाउ ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस 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 दिस। ये ले लो पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट और तीसरा स्क्रीनशॉट, तीनों देख लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना समझाने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है यार। 11 और 13 में क्या आया है, आइसोमर ड्रॉ करने को आया है पेंटेन का। अब पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं, देखो, एन पेंटेन, एन पेंटेन में क्या होता है, ऐसा लीनियर चेंज, आइसोपेंटेन इसमें सेंट्रिक चेन होती है, और नियोपेंटेन एक चेन ऊपर एक चेन नीचे, और दोनों के नेमिंग अगर पता है तो लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अब आगे आ जाओ, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ कंपाउंड विच इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, लिस्ट इट्स 2 यूजेस, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड विथ सोडियम के साथ क्या होगा, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा, ठीक है। तो देखो, नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज एक्टिव इंग्रेडिएंट अल्कोहलिक ड्रिंक इज इथेनॉल, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। जो चैप्टर में पढ़ा है वही नहीं लिख देना, ये नहीं कि अल्कोहलिक ड्रिंक में महुआ पड़ता है तो मैं वो लिखूंगा, या ग्रेप्स पढ़ते तो मैं वो लिखूंगा, भाई नहीं यार, इथेनॉल जो चैप्टर में पढ़ा है, इथेनॉल पढ़ा, इथेनॉलिक एसिड, लेकिन इथेनॉल यूज होता है अल्कोहल के तरीका, अल्कोहल तरीके का, इसलिए हमने लिखा इथेनॉल। फॉर्मूला क्या है सबको मालूम है, C3CH2 CH3CH2OH, ठीक है, या फिर C2H5OH दोनों लिख सकते हैं। इथेनॉल इज यूज इन मेडिकल वाइप्स या एंटीबैक्टीरियल हैंड सैनिटाइजर, पता था हमें, कोरोना के वक्त पता चल गया था। इथेनॉल इज यूज इन बॉडी लोशन एंड प्रिजर्वेटिव इंडिकेटर स्टेबलाइजर ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कंसंट्रेटेड हॉट एसिड के साथ क्या रिएक्शन करता है, मैंने वो रिएक्शन वाली वीडियो में समझाया है। Na के साथ ऐड करेगा तो सोडियम इथेऑक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज। वहीं अगर इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करता है तो ऊपर ही दिखाया था ना कि कैसे इथीन बन जाता था और मॉइस्चर रिलीज, क्योंकि ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग। फिर उसकी में और करके एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीथेन, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह। अरे सबको पता है मीथेन क्या होता है और क्यों पुअर कंडक्टर है, और क्यों, क्योंकि वो कोवैलेंट कंपाउंड है।
ये स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, देख लो, आगे आ जाओ। होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबको पता है क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो थोड़े से भी रिपीटेटिव है उसको मैं बोलूँगा स्क्रीनशॉट लो और खुद से रीड कर लो, ताकि टाइम ना वेस्ट हो हमारा, और जल्दी से जल्दी हम जैसे केमिस्ट्री कर रहे हैं वैसे अगली 2 वीडियोज़ में बायोलॉजी और फिजिक्स भी कर लें। फिर What would be the electron dot structure of molecule of sulfur which is made of 8 atom of sulfur? 8 atom of sulfur का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऑक्टेन फॉर्म बनता है एक, और एक क्या बनता है, क्राउन स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये सब समझाया गया है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड? सबको पता है 2 प्रॉपर्टी, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। क्या है दोनों, पढ़ लेते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग की, कैटिनेशन इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग तुमने देखा होगा, कार्बन 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 ऐसे चेन बनाता है ना, तो इसी को बोलते हैं कैटिनेशन, कि आपस में चेन बनाना। तुमने कभी ओ का चेन नहीं देखा होगा, लेकिन सी बनता है। ड्यू टू, क्यों बनता है, क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ईच कार्बन कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड विद कार्बन एटम, बॉन्ड बनता है और स्टेबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लंबी लंबी चेन बन जाती है, ब्रांच चेन हो चाहे स्ट्रेट चेन हो या रिंग वाली चेन हो। फिर दूसरी टेट्रावैलेंसी, यानी कि कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इज अ वैलेंट सेल। वैलेंट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यही तो खासियत है, वरना अगर 4 ना होते तो ये भी आयनिक कंपाउंड बना लेता शेयर करके इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये शेयर नहीं कर पा रहा है। इसके कारण कैन शेयर दिस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयर का मतलब, मेरा कहने का मतलब कि डोनेट या फिर एक्सेप्ट। देखो अगर कम होते, मान लो 4 ना होते आउटर में, 2 या 6 ऐसा कुछ होता, तो क्या करता, डोनेट कर देता या 2 एक्सेप्ट कर लेता। वो इसके पास नहीं कंडीशन, इसके वजह से क्या करना पड़ रहा है, शेयरिंग में बनाने पड़ रहे हैं कंपाउंड या फिर बॉन्ड्स, किसके साथ, NOHS एंड हेलोजन, सबके साथ बना लेता है। फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, इथेनॉइक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, पॉज करके देख लो। ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनल या फिर हेक्सानल, पॉज करो और देख लो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, इसके आइसोमर्स भी दिख जाएंगे। मीथेन क्या होता है हमने ऊपर ही देख लिया ये क्वेश्चन। तो सारे के सारे हमने क्वेश्चंस कार्बन एंड कंपाउंड्स के भी देख लिए। अब जैसे इन 4 चैप्टर्स के देखे हैं केमिस्ट्री के, वैसे फिजिक्स और बायोलॉजी के भी देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट क्वेश्चन। तुम्हें और डिटेल में पढ़नी है तो ये सारी वर्कशीट्स के PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल नो बकवास पर मिल जाएंगे, जिसमें MCQs और केस बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर, नोटिफिकेशन छेड़ इस वीडियो की कि कुछ भी मिस ना हो, नोटिफिकेशन ऑन कर दे यार, और फिर जाना, जा पढ़ ले।